जहाँ पे बात आती है वैदिक सभ्यता की, तो ये सभ्यता बेटा हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें इसके साक्ष्य इसके बारे में सुनने के लिए मिलता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो लोग थे ये अपने आप को आर्य बोलते थे। और आर्य मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ लोग, ठीक है, वो आर्य कहे जाते थे। पर वैदिक सभ्यता को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा इस टाइम पर वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना, मतलब वेद रचे गए, ठीक है, रचना हुई। इसके अलावा क्या बेटा, वेदों की रचना में कितने वेद थे जो इस टाइम पर हमने इस पूरे काल में पढ़े कि हाँ भाई इतने वेद थे इस काल के अंदर। तो वो वेद थे बेटा, वेद हमारे पास 4 थे। कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, एक तो ऋग्वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना की गई थी इस काल के अंदर। क्या एक ही काल में सारी रचना कर दी गई? तो टाइम पीरियड में आपको बताती हूँ। 1500 BCE बिफोर क्रस्ट एरिया टू 600 BCE, BCE मतलब होता है ईसा पूर्व, तक ये काल चला। जब वैदिक काल की बात होती है और उसके काल की बात करते हैं तो वैदिक काल मतलब होता है वैदिक समय। वैदिक समय को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? उत्तर वैदिक काल, नहीं, पहला होता है ऋग्वैदिक काल। पहला काल ऋग्वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक काल। वेट, पहला काल होता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और दूसरा काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, ठीक है। और अन्य 3 वेद की रचना, अन्य 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, वेदों की रचना वैदिक काल में हुई। तो कहा एक मिनट, भारत के इतिहास में ये हम पढ़ चुके हैं। इतिहास में, इतिहास क्या है? इतिहास निम्न घटनाओं को कहते हैं, क्रमबद्ध साक्ष्य जिसकी हो, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हो, उसे इतिहास कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा आदि मानव के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, पूरा पाषाण के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था प्रागैतिहासिक में, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। नव पाषाण काल में आदि मानव उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक भी बन गया, ये बात याद रखना, क्योंकि वो संग्राहक के रूप में, मतलब अब खाना ना कि सिर्फ बटोर के लाना बल्कि खाने को इकट्ठा करना भी उनका काम हो गया। और मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण भी कहा जाता है, जब एक इंसान से दूसरे इंसान में इतनी ज्यादा चीजें इन्वेंशन हो रही थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐतिहासिक काल लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया। हमने उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसकी लिपि ब्रुस्टोफेन, सर्पिलाकार, गौमूत्री, या बोल सकते हो क्या, भाव चित्रात्मक, ठीक है, थी। और सर्वाधिक अक्षर उसका यू का मिलेगा यदि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यदि लिपि दाएं से बाएं और से दाएं लिखी जाती थी। पहले जैसे कि बोले तो पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने इस तरीके से लिखा, फिर यहाँ से लिखना शुरू करा, ऐसे होता था, ठीक है। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती। भारत में सबसे पहले पढ़ने का प्रयास श्री नटराज जी ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म ही कह लो कि श्री नटराज जी ने से लिपि को पढ़ने में असफल रहे, प्रयास जरूर किया था। सिंधु घाटी में पढ़ा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के साथ इनका वो रहता था संबंध। मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी के टाइम पर नील नदी के पास थी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास थी। चीन की सभ्यता
वांग नदी के पास थी। नामकरण इस सभ्यता के इनके नदियों के ऊपर हुए थे। प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का ये नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था, तो इस सभ्यता के निर्देशक भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम डॉक्टर रफीर मुगल द्वारा दिया गया था। हड़प्पा जो था ये इसका वर्तमान प्रचलित नाम है और प्रथम उत्खनित क्षेत्र के आधार पर रखा गया था, मतलब पहली बार हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पढ़े। अफगानिस्तान, मुंडीकट है ना, मुंडी गाक है, गोई है ना, ये हमने इसके नाम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन ले लो, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल आ गए। 14 विधि मैंने आपको पढ़ाई थी। इसके बाद सिंधु घाटी के बाद हम देखते हैं सिंधु घाटी की आखिर पतन किस प्रकार से हुआ। अलग अलग इसे बंगन ये सारा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। धोलावीरा है ना, इट इज इम्पोर्टेंट। मैं नोट्स तो शेयर कर दूंगी ग्रुप पर ही, ठीक है। राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, नदी, युग्म, ये सब हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ना लिख लो चाहे इसे या फिर इसको स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात जाए तो। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तो। इसके बाद आ गया वापस आते हैं हम टॉपिक पर, जिसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे अब कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, रावी नदी के रोजदी नदी के पास एक प्राचीन सरस्वती से भोगवा नदी है, तो ये है, ठीक। तो धातु से पढ़ो इसे, ऑलरेडी इसको पढ़ा, ठीक। कर्ण की बात करें तो सीतारामन केंद्र 2020 में 25 पुरातात्विक स्थल का ऐलान किया है। की गरी महाकाल का हस्तिनापुर उत्तर में है, शिव सागर असम में है, धोलावीरा गुजरात में है, आदिचनल्लूर तमिलनाडु में, ठीक है बेटा। वित्त मंत्री उनका क्या बोला, इन स्थल का विकास हमारा टॉपिक बेटा। तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक हुआ, ठीक है, वैदिक कहा गया। वैदिक मिलता है सभ्यता का, क्या बोला गया, वैदिक सभ्यता। ये भारत ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। सभ्यता वेदों में कहा गया है, इसको आर्य कहा गया है। भाषा या शब्द मिलने जिसका शाब्दिक कृत या उच्च कुल उत्पन्न व्यक्ति जो होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया बेटा, आर्य कहा गया। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, आपको बताया था। ये शाखा की जाति से संबंधित मानव समूह को कहा है। आर्यों के स्थानों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं जो निम्न है। बाल गंगा के उत्तरी ध्रुव से, दयानंद सरस्वती आर्य तिब्बत के, मैक्स मूलर कहते हैं एशिया से आए, और सबसे प्रामाणिक मत माना जाता है मैक्स मूलर मध्य एशिया। बेगौर अभिलेख की बात करें तो ईसवी की पूर्व एशिया माइनर हुआ। इसकी भाषा इंडो ईरानी और 19 में ह्यूगे के दो अभिलेख 4 आर्य देव उल्लेख मिलता है। इंद्र हमें लोह काली की जानकारी मिलती है, जिसमें सभ्यता कौन सी हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों से, है वैदिक सभ्यता, हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेके
ईसा पूर्व में मानी जाती है। और वैदिक सभ्यता बटी हुई है। कौन कौन से दो भाग है बेटा? वो ऋग्वेदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 1500 नहीं है बेटा, 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसे कट कर देना, ये 600 ईसा पूर्व है। क्या बेटा? तो 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके आगे हम तो शेयर नहीं करोगी ना? आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेदिक काल। इस काल के दौरान आदि मानव का जीवन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया था। बेटा ऋग्वेद था जो लिखा गया था। ठीक है, इस काल के ऋग्वेदिक काल कहा गया, इसको इसलिए इस काल को क्या कहा गया? इसलिए ऋग्वेदिक काल कहा गया। वैदिक साहित्य की रचना अपौरुषीय है और वैदिक साहित्य संकलन करता महादेव कृष्ण देवयापन है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद बोलते हैं कि वैदिक काल में वेदों की संख्या के कौन कौन से बताए? ऋग्वेद, अथर्ववेद जी। अब इसमें श्लोक है ऋग्वेद के अंदर जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वेद क्या बेटा? ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन के लिए। इसमें कुल श्लोक है, इसमें कम से कम 10,500 है। हाँ, और है 1000 तक है। सदगमय का गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में गायत्री मंत्र देवता को समर्पित, और यजुर्वेद में यज्ञ हवन से संबंधित उल्लेख मिलता है। पद्य और पद्य दोनों चंपू कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखा विष्णु और शुक्ल। वेद को गीत का जनक माना, कम महत्व इसी वेद का माना। अथर्ववेद जादू टोना क्रियाओं का उल्लेख, और इस वेद को प्रतिनिधित्व करने का भी ग्रंथ कहा कि ऋग्वेद और सामवेद को सम्मिलित वेद जाता है। यजुर्वेद सामवेद को उत्तर वैदिक नवीनतम जाता है। ये तीन काल में ऋग्वेद की रचनाएं काल में हुई। महत्वपूर्ण तथ्य से आश्रम के दौरान ग्रंथ आरनायक, तो यह आता है किसे कहते हैं? आरनायक कहते हैं। इसका आरनायक क्या होता है? आश्रम के गए ग्रंथ में जो आश्रम थे वहां लिखे गए ग्रंथों को कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ होता है वन। ठीक है, और वेदों की विशेष वाले ग्रंथों को क्या था? ब्राह्मण जाता था। वेदों की जो विशेष से व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा। उपनिवेश से कहा जाता, गुरु के पास बैठकर सुनते थे शिष्य, है ना, और फिर आगे लोगों में लेके थे, उसे उपनिषद। ऋग्वेद नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संपूर्ण वेद 36 नदियों का उल्लेख, और आर्यों सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी के बसे इस स्थान को प्रदेश, इसलिए सभ्यता को भी है। और आर्य कौन सी सभ्यता कहा जाता है? घाटी सभ्यता को संध्या। तो पता है जो सभ्यता नहीं रही अब, ठीक है, हमें ऐसा लगता शायद उनका पतन कर दिया आकर, शायद ऐसा हुआ है। ठीक है, जो हम मानते हैं सिंधु और नदियों के क्षेत्र में संपूर्ण संदेह प्रदेश कहा गया है। यूनानी ने हिंदू नाम से इसको क्या दिया बेटा? यूनानियों ने इस हिंदुस्तान का नाम दिया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी पर कौन सी? सरस्वती नदी, जिसे नदित्मा कहा गया। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जगह भरत थी, और उस पर आगे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्या बोला मैंने आपसे? कितनी बड़ी बात है ये, क्या कि जो आए थे बाहर से, ठीक है, और जो यूनानी ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान दिया, सिंधु की जगह हिंदू बोलते थे वो, और जो आर्य थे उनकी महत्वपूर्ण जाति क्या थी? भारत ही। तो आगे चल के भरत, तो भरत की जाति पर क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ गया।
समझ आई? ठीक। जी जी। अब बोला गया दश के 10वें मंडल में दशराज युद्ध का जिक्र, ठीक है। इसमें कहा जाता है क्या, दशराज युद्ध जो है बेटा भारत का सुदास्त्र व 10 जनों के बीच रावी नदी पर पुरुषोणी के किनारे युद्ध लड़ा गया, जिसे क्या कहा जाता है, दशराज युद्ध। और इस युद्ध में भरत राजा सुदास विजयी रहे। यहाँ त्रिशु वंश में संबंधित राजा। अब इसके बाद का सामाजिक जीवन कैसा था, खान पान सामान्य था, दूधों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग होता था, मीठे हेतु शहद का यूज करते थे, मांस मछली खाने से घृणा करते थे, गाय को ना मारने का योग्य कहा गया था, और प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में सोम रस का प्रयोग करते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। गाय नहीं मारनी चाहिए, मछली मांस नहीं खाना चाहिए, और प्रमुख पेय पदार्थ जो था इनका गाय वस्तु विनिमय का साधन था, ठीक है। और अर्थात गाय जो है वो धन के रूप में कार्य करती थी। और ऋग्वेदिक काल का पहनावा जो था बेटा नीवी शरीर के निचले भाग को ढकने हेतु प्रयुक्त वस्त्र को नीवी कहा, नीचे वाले भाग को ढकता है उस वस्त्र को क्या कहा जाता था, नीवी। तो नीवी ये लोग पहनते थे, ठीक है। एक मिनट, ठीक। इसके अलावा तो नीवी शरीर के निचले भाग को ढकने तो वस्त्रों को नीवी कहते थे। और आदिवास जो होता था, कपड़ों का नाम था नीवी। नीवी शरीर के नीचे भाग को ढकता था, आदिवास शरीर के ऊपरी भाग को ढकता था। और अंतक जो होता था, अंतक ऊन से बना हुआ होता था, उष्णीय पगड़ी को कहा जाता था। सोम धनी वर्ग के विशेष सोम में स्त्रियों की स्थिति अगर बताई जाए तो बेटा स्त्रियों की स्थिति के ऊपर हम बात करेंगे। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उपनयन सर्ववर्तन संस्कार विदुषी महिलाओं से सशस्त्र करने का उल्लेख मिलता है। लोपामुद्रा घोषा श्रद्धा अपाला चंपा विश्वधर महिलाओं को विधवा विवाह और पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें नियोग करने की अनुमति भी प्राप्त थी। और तो और विवाह हेतु 17 या 16 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। 16 वर्ष तक आश्रम में रहकर अध्ययन करने वाले उनके बाद गृहस्थ आश्रम से में प्रवेश करने वाली महिला को क्या कहा जाता था, सद्वधू कहा जाता था। जबकि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिला को ब्रह्मवादिनी था। जबकि जीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। जो हमेशा कभी भी जीवन में शादी नहीं करेगी उसे कहा जाता था अमाजू, ठीक है। और ऋग्वेदिक अवस्था ऐसी थी। आश्रम कैसे होते थे, संपूर्ण जीवन में 100 वर्ष का मानते हुए इसे 4 बराबर आश्रम में विभाजित किया। ब्रह्मचार्य आश्रम होता था जहां पर बच्चे रहते थे, कहां तक, 55 से लेके 25 साल तक। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा, जब समापन समारोह संस्कार के द्वारा होता था, मतलब यहाँ पे संस्कार दिए जाते थे बच्चे को। फिर 25 से 50 वर्ष की आयु में होता था गृहस्थ आश्रम, इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। फिर आता था वनपरस्त आश्रम जो 50 से 75 रहते थे। इसके दौरान मानव पूर्ण रूप से मोह माया बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। और संन्यास आश्रम होता था 75 से 100 वर्ष की आयु तक, और पूर्ण रूप से मोह माया बंधनों से मुक्त होने के लिए। चारों आश्रमों का एक जबालो उपनिषद से मिलता है। कौन से उपनिषद से? में होते होगा 4 के जीवन आदि थे, एक ईश्वर को मान, ठीक है। और वह प्रकृति की थे, एक ईश्वर को मानते थे, प्रकृति की पूजा करता। 3 प्रकार के दोष, आकाशीय देवता, पृथ्वी दोष, पृथ्वी दोष से हुआ, और तथा इन दोनों के भी जो है उसमें वरुण का निवास जाता है। देती देवता जाता था और का उल्लेख है। इंद्र को पुरा कहा जाता था, अर्थात किलो को देवता, आदि का देवता। ऋग्वेद में श्लोक 250 हैं, इंद्र होते हैं।
क्या क्या खाते थे, है ना, प्रकार से उपज करते थे, वो लोग परिचित नहीं। यहाँ आया था लोहे 500 ईसा 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल सिल बना दिया गया, देवत दास माना गया, अर्थात देवताओं के प्रति प्रतिनिधि के रूप में पूजा पर, और राजा सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना, राजा भी शामिल थे, कुल होते थे, राजा सहयोगी रूप 11 रतिन थे, पुरोहित होते थे, सेनापति सूत होते थे, ग्रामीण थे, राजा की क्या करते थे, ठीक है। राजा करते थे, ठीक है, रतिन होते थे, विद्वानों के को राजकृत अर्थात द्वारा निर्मित बताया कि उस काल में शायद कोई राजा रतिनों की 11 ही मानी जाएगी। माता दूसरे सबसे रानी थी, उपेक्षित रानी थी, 100 गांव का प्रशासक स्थापित, सीमांत गांव का प्रशासक जो कि मुख्य न्यायाधीश में भी कार्य करता था। ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा, सबसे बड़ा व्यवस्था में हुआ, समाज पूर्णतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया, व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। अच्छा, मैं व्यवस्था थी, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं आराम से, जो वर्ण व्यवस्था थी इनकी, वो अब जन्म पर आधारित हो गई। पहले क्या थी, फिर कर्म पर आधारित थी, बिल्कुल पहले कर्म पर आधारित थी, ठीक है, और अब वो क्या हो गई, अब वो जन्म पर आधारित हो गई, और यही चीज यहीं से गलत होती चली गई, जो आज तक ऐसा ही है। देखो, कहा जाता है मनु था, मनु के कंधों से, ठीक है, नहीं कंधे सर से, ठीक है, मनु के सर, कंधे, ठीक है, फिर कहां से बेटा, जांग से, और फिर पैरों से, ठीक है। कौन कौन आया, कंधों से आए ब्राह्मण, और कंधे से आए क्षत्रिय, और इससे आए जांघ से आए वैश्य, ठीक है, और पैरों से आए शूद्र। अब शूद्र का काम होता था इन सब की सेवा करना, वैश्य का काम होता था इन दोनों की सेवा करना, और क्षत्रिय का काम होता था लड़ाई लड़नी, सैनिक करना, या फिर राजा बनना, इसका भी काम यज्ञ करना, राजा बनना, इस तरीके के काम होते थे, या फिर इसका ब्राह्मण की सेवा करना, ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। पर बेटा ये सारे कार्य जो थे, ये सारे जो स्टेटस थे आपको मिलते कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित, जैसे मतलब कोई किसी को पढ़ा रहा है, यज्ञ कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो लड़ रहा है, सैनिक में जा रहा है, सैन्य में जा रहा है, वो वैश्य कहलाएगा, जो इनकी सेवा कर रहा है, सॉरी वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो इनकी सेवा कर रहा है वो वैश्य कहलाएगा, जो शूद्र है वो गांव से दूर रहता था, ठीक है, जो इन सब की सेवा करता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो मांस मज्जा खाते थे, वो लोग इन लोगों को दूर रखते थे, इसलिए वो लोग शूद्र कहलाते थे। पर आगे क्या हुआ बेटा, ऋग्वेदिक काल तक तो ऐसा ही रहा, कर्म पर आधारित रहा, सब कुछ कर्म पर आधारित रहा, पर जब उत्तर वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल के अंदर ये चीज बदल गई। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र वैश्य का वैश्य हो गया, तो 4 वर्णों हो गया, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित। समाज में 2 विवाह प्रचलन हो गया, रोम विवाह, वर्ण की महिला के होता, ऊंची जाति नीची जाति की पति, हाँ, विवाह वर्ण के पुरुष के वर्ण की महिला, जहाँ पे महिला जाति की है, पति क्या है, नीची जाति का। लोम कौन सा होता था, जो भाई पत्नी नीची, पति ऊंची जाति, ठीक। इसके हम किसमें, इसके बाद हम विवाह 2 चरण बाधित होता था, ग्रहण संस्कार, संस्कार, ये क्या चीज कि काल किस प्रकार स्त्रियों की स्थिति थी, देखो ऋग्वेदिक काल थी, और यहाँ पे दया करने लगी, ठीक है, जन्म के कष्ट का माना जाने लगा, कष्टों के निवारण अनेक प्रकार के प्रचलन हुआ, से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार प्रचलन में,
और उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन क्या था कि तर्क का उदय हुआ, तर्क की उदय हुआ, की कल्पना का, ब्राह्मण देश की कल्पना भी कब की गई, ये है ब्राह्मण, ये जो की तो अनेक प्रकार चलन में आए, अग्रराज्य के सिंहासन के समय किया जा, वाजपेयी भी आरोपण किया के लिए अलग अलग तरीके किए जाते थे। चार की अर्थ कर्म काल आर्थिक था, में कृषि व आधारित था। वैदिक काल में आर्य से परिचित हुए को कृष्ण अयस्क तांबे अयस्क कहा और मुद्रा के रूप में शतमान पाद का उल्लेख है। सबसे प्रचलित शतमान प्रयोग ब्राह्मणों में देने के लिए होता था। ठीक, मुद्रा के रूप में शतमान ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में श्रेणी मिलता है को गणपति और श्रेणी का उल्लेख था। क्या करते थे, शब्दों का से प्रयोग गणपति करते थे, इनका मिलते थे और इसमें हमने देखा महाकाल का भी उद्भव हुआ। ठीक, अब हम आगे पढ़े।